ओम नमः सिद्धेभ्यम। एक बार की बात है, किसी राजा ने किसी व्यक्ति को नदी के किनारे खुले बदन रात गुजारने का आदेश दिया। सुबह उठ करके राजा ने पूछा, कहो बेटे, रात कैसी गुजरी? तो वो व्यक्ति बोला, कुछ आप जैसी और कुछ आपसे अच्छी। तो राजा एकदम शक पका गया, मुझसे अच्छी कैसे हो सकती है? मैं राजसी वैभव में सब सुविधाओं के बीच में मखमल के गद्दे पर सोया, और ये इतनी ठंड में नदी के किनारे नंगे बदन, इसकी रात मुझसे अच्छी कैसे हो सकती है? अगर आप सबसे पूछा जाए कि छुट्टियां कैसी गुजरी, तो आप में से भी कुछ लोगों का जवाब हो सकता है, कुछ आप जैसी और कुछ आपसे अच्छी। वे लोग जो अपने घर गए, जम के खाया और चद्दर तान करके सो गए, मौज मस्ती में दिन गुजारे, तो और कुछ लोग जिन्होंने मोर्चों पर जाकर के कमांड संभाली, जिन्होंने मोर्चे पर जाके कमांड संभाली, उनके वे दिन उनसे अच्छे गुजरे जिन्होंने अपने घर में जाकर के विश्राम किया। और जितने दिन इन कमांड संभालने वालों ने अपने घर में विश्राम किया, वे दिन उनके भी उनके समान रहे। तो बताइए, अब आपको कौन सी श्रेणी में आना है, सब जैसे या सबसे अच्छी श्रेणी में? अवसर सिर्फ कुछ लोगों को मिला है, पर मैं आशा करता हूं कि बाकी सबकी भी छुट्टियां ऐसे ही गुजरी होंगी, क्योंकि बाकी सब लोग भी किस मायने में पीछे हैं, किस मायने में कम हैं। सभी तो एक से बढ़कर एक हैं, तो उनकी छुट्टियां कमतर कैसे हो सकती हैं? फिर भी अगर हमें लोभ सताता है कि नहीं नहीं नहीं, साल भर बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिया, पढ़ा लिया, सब कुछ कर लिया, अब तो कुछ दिन हमें मौज शौक करना है, तो उन लोगों को इस बात पर विचार करना चाहिए। क्रिकेटर वो सफल होता है जो सिर्फ टेस्ट मैच में जाकर खेलने के लिए क्रिकेट नहीं खेलता है, बल्कि उसे क्रिकेट खेलने में आनंद आता है। हम लोग सिर्फ क्रिकेट तब एंजॉय करते हैं जब वो टेस्ट मैच खेलता हुआ उन्हें देखते हैं, पर वो सचिन तेंदुलकर और वो खिलाड़ी, अब मैं सचिन तेंदुलकर के जमाने का आदमी हूं, उसके बाद मुझे किसी का नाम मालूम नहीं। वो इतने सफल और महान खिलाड़ी इसलिए बने कि क्रिकेट खेलना उनके लिए कोई तपस्या नहीं थी, साधना नहीं थी, ड्यूटी नहीं थी, परीक्षा की तैयारी नहीं थी। क्रिकेट खेलना उनकी रुचि का विषय था, शौक था। आप भी अगर अपने क्षेत्र में टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, तो अपने जीवन को दो भागों में ना बांटें। दो भागों में बांटेंगे तो आपकी शक्ति दो भागों में बट जाएगी और तब सफलता नहीं मिलेगी। कौन से दो भाग? कि हमें अपने मौज शौक के लिए कुछ और करना पड़े और अपने कर्तव्य के निर्वाह के लिए कुछ और करना पड़े। यदि ऐसा हो जाए कि हमें अपने कर्तव्य के निर्वाह में ही आनंद आने लगे, तो हमारा पूरा
24 घंटे का समय, हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन हमें अपने कर्तव्य के निर्वाह करने के लिए मिलेंगे, तब हमारी शक्ति द्विगुणित हो जाएगी और हम निश्चित तौर पर सबसे ऊपर की श्रेणी में पहुंचेंगे। इसलिए कि बाकी सब लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनकी रुचियां कुछ और हैं, उनके मौज शौक कुछ और हैं और उनकी ड्यूटी कुछ और है। वे लोग आपका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? अब मैंने सूत्र के रूप में कहा और कितना विस्तार करूं, इसका आप जरा अनंत विस्तार करना, इस बात के ऊपर विचार करना, इसमें से नए नए मर्म खुलेंगे। आपके अध्ययन काल के बाद में तो आपको मैदान में जाना ही है, काम करना ही है, परंतु अध्ययन काल के दौरान आप ये काम करेंगे तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। क्या फायदा होगा? जब आप अध्ययन काल के बाद में कहीं मैदान में जाएंगे और कोई चुनौतियां, कोई कठिनाइयां सामने आएंगी, तो आपके पास में उनका जवाब नहीं होगा और जवाब मांगने का, किसी से समझने का अवसर भी नहीं होगा। अपने अध्ययन काल के दौरान आप कार्य क्षेत्र में जाएंगे, वहां जो भी कठिनाइयां आपके सामने आएंगी तो आपके पास में अवसर है कि जब आप यहां लौट करके आए तो आप अपने गुरुजनों से पूछ सकें कि ऐसी परिस्थिति आए तो क्या करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, हालांकि एमबीए ग्रेजुएशन के तुरंत बाद किया जा सकता है, परंतु एमबीए कॉलेज वाले ये सलाह देते हैं कि आप ग्रेजुएट करने के बाद 1-2 साल जॉब करिए, काम करिए, फिर एमबीए कीजिए। क्योंकि जब आप जॉब करेंगे तो आपके सामने कठिनाइयां आएंगी, लोगों को किस तरह से डील करना, मैनेजमेंट कैसे करना, किसी काम को सफलतापूर्वक कम से कम साधनों से कैसे संपन्न करना। जब आपके सामने चुनौती आएगी, आपका चिंतन चलेगा, फिर आप एमबीए करने जाएंगे, आपको उन चीजों का समाधान मिलेगा तो आप उसको संबद्ध कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। अच्छा, वो काम मैंने किया था, मुझे कितनी कठिनाई आई थी और मैं फेल हो गया था, इस तरह से करता तो बहुत अच्छा हो जाता। अब वो चीज सदा के लिए वो कला उसके पास रहेगी और वो अपने जीवन में सफल होगा। तो जो लोग कार्य क्षेत्र में गए और उन्होंने चुनौतियां और कठिनाइयां का सामना किया, अब उनके पास में जब ये सब कला सिखाई जाएगी तो वे लोग ज्यादा अच्छी तरह सीखेंगे जो कार्य क्षेत्र में गए थे, बनिस्पत उनके जो घर पर जाकर के सो गए थे। हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे क्षेत्र और काल में हैं जहां पर दादा कहा करते थे ना कि मदारी आता है, आपकी दुकान के सामने खेल दिखाता है तो दुकानदार कहता है आगे जा, आगे जा। मदारी कहता है कि भाई मुझे दिखाने दो खेल, आप फ्री में देख लेना, कुछ मत देना, मैं आपसे कहां मांग रहा हूं। पर वो कहता नहीं, आगे जा, आगे जा। तब मदारी कहता है कि भाई मैं तो इस काम के लिए निकला हूं, मुझे तो खेल ही दिखाना है, तुम नहीं दिखाने दोगे तो अगली दुकान पर दिखाऊंगा, परंतु एक बात याद रखना, तेरे बच्चे खेल देखे बगैर रह जाएंगे, मेरा खेल बंद नहीं होगा। ऐसा हमारे सामने भी यही चुनौती है। हम लोगों को कल्याण का मार्ग बताने निकले हैं। मैं आज सुबह ही लिख रहा था कि कुछ लोगों को जल्दी से जल्दी मोक्ष भेजने के व्यापार में है। उन्हें बहुत जल्दी है कि मैं तुम्हारा जल्दी से जल्दी कल्याण करके तुम्हें मोक्ष भेज दूं। कुछ लोगों को जल्दी से जल्दी मोक्ष भेजने के व्यापार में हैं और जो लाभार्थी हैं उन्हें अभी मोक्ष जाने की जल्दी ही नहीं है, कोई जल्दी नहीं, जाएंगे, आराम से जाएंगे।
ऐसे समय में ये तत्व ज्ञान की घुट्टी पिलाना सचमुच एक बहुत बड़ी चुनौती है, और हम सक्षम हैं, हम उस चुनौती का सामना कर सकते हैं। पर एक लोभ हमें त्यागना पड़ेगा, संख्या का लोभ। कभी नहीं मिलेगी संख्या। अगर कोई आपको झूठा आश्वासन देता कि अभी तो बेटे आपकी शुरुआत है, एक दिन आएगा जब आपको हजारों लाखों लोग सुनेंगे, तालियां बजाएंगे, उस भ्रम में मत रहना। क्योंकि सर्वज्ञ देव कह गए हैं, 6 महीने और 8 समय में सिर्फ 608 जीवों का ही कल्याण संभव है। जब इतने सारे कल्याण करने वाले हैं और कल्याण जिनका होना है भी इतने थोड़े हैं, तो हमारे और आपके हिस्से में कितने आएंगे? इसलिए कभी संख्या के लोभ में मत पड़ना। आप कौन हो? जब हम और शांति जी बैठ करके बात करते हैं ना, तो आपको बच्चा कहते हैं। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चे। और अभी आप यहां आकर के कह रहे थे कि बच्चे ऐसा करते हैं, बच्चे ऐसा करते हैं। तो आप कौन हो? आप बच्चे हो या कुछ अलग हो? ये जो फील्ड में जाकर के आपने काम किया, उसका ये सुपरिणाम है कि आपका अपग्रेडेशन हो गया। हमारी नजर में आप बच्चे हो, पर आप स्वयं अपनी नजरों में आप गुरु हो गए, और आपके सामने पढ़ने वाले लोग आपके बच्चे हो गए। अगर आप इस काम में लगे रहेंगे तो निरंतर आपके व्यक्तित्व में गुरुता का विकास होगा। इसलिए ये काम करने योग्य है। सीखना कभी पूरा नहीं होता है। मैं एक बात पूछता हूं, सम्यक दर्शन होने के लिए 5 लब्धियां होती है ना, विशुद्धि लब्धि, 6 उपसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रयोग लब्धि और करण लब्धि। अगर आपकी देशना लब्धि में कुछ कमी रह जाए, देशना में कुछ कमी रह जाए, वस्तु स्वरूप समझने में कुछ कमी रह जाए, तो क्या आगे का प्रोसेस आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना। वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय आपको देशना में, श्रुत ज्ञान में करना पड़ेगा। ठीक है ना? और जब वो हो गया, तो फिर अब सम्यक दर्शन में क्या कमी रह गई? सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता है? जब सब कुछ देशना में जान समझ लिया, तो बीच में ये प्रायोग्य लब्धि और इसका इतना लंबा काल, पता नहीं देशना कब ग्रहण की और सम्यक दर्शन कब जाकर के होगा, तो बीच का इतना काल क्या होता है? इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी तो है ना, है ना, कुछ ना कुछ कमी, तभी तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। तो जो प्रायोगिक लब्धि के काल में जो लोग कहते हैं ना, बहुत पढ़ लिया, बहुत जान लिया, बहुत समझ लिया, अब इसकी जरूरत नहीं रही। जरूरत तो तब नहीं रहेगी जब तुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा। अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो कमी ही कमी है। और कमी कितनी है? 1%, 1% या 100%? क्योंकि तू अपने लक्ष्य को पाने में 100% फेल है, सफल नहीं हुआ है, इसलिए 100% कमी है। और वो प्रायोगिक लब्धि के काल में निरंतर तत्व चिंतन में जरूर कुछ ना कुछ विकास होने की का अवसर है, स्कोप है। क्योंकि अगर ना होता तो तेरा काम अब तक हो गया होता। विचार करना, अधिक व्याख्या अभी नहीं करूंगा, अगर विचार करोगे तो इसमें से रहस्य निकलेगा। कुछ लोगों को जीवन में यह शिकायत रह जाती है कि हैं तो हम भी किसी से कम नहीं, पर हमें मौका ही नहीं मिलता। भाई साहब,
घर पर सोते रहोगे तो मौका नहीं मिलेगा। शिविर में 4 विद्वानों को बुलाया गया है, आपको नहीं बुलाया गया है। चले जाओ। एक दिन ऐसा होगा कि एक पंडित जी का गला खराब होगा तो आपको मौका मिल जाएगा। और एक बार गाड़ी में सवार हुए तो गंतव्य तक पहुंच जाओगे। पहला अवसर तो अनायास ही मिलेगा, क्योंकि उससे पहले कोई आपकी योग्यता से परिचित है ही नहीं। और जब पहला अवसर मिले तो पूरा उड़ेल दो। पहली बार में ही अपने आप को साबित कर दो कि यू आर डिजर्विंग कैंडिडेट। अपनी पहचान छुपाएं या अपनी पहचान बताएं, यह डिबेट का विषय हो सकता है। पर किस पहचान की बात चल रही है? पहले पहचान तो नक्की करो। क्या हमारी पहचान मुमुक्षु होना है? क्या हमारी पहचान सोनगढ़िया होना है? क्या हमारी पहचान जयपुरिया होना है? इस पहचान में विवाद हो सकता है कि इसे बताया जाए या छुपाया जाए, पर हमारी असली पहचान तो क्या है? मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेसाम वचनानुसारण। वो एक ऐसी पहचान है, आपको जब कभी छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप छाती ठोक करके अपना परिचय दीजिए, लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। बस आप जिनेंद्र देव की मर्यादा का उल्लंघन मत कीजिए। और रही इस पहचान की बात, तो जैसा कि अभी शांति जी ने कहा, मेरे जीवन का तो अनुभव है। मैं सदा अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करता रहा, क्योंकि मुझे जब भी मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूं, कहीं हूं, तो मैं ये चाहता हूं कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं अकेला रहूं। अगर कोई मेरी पहचान जाएगा कि मैं जौहरी हूं, तो वो हीरे के बारे में मुझसे बात करेगा और सो ऑन। मैं नहीं चाहता हूं कोई मुझे पहचाने, पर आज तक छुपी नहीं। आपके हाव से, भाव से, व्यवहार से, चाल ढाल से, आपके शब्द मुंह से 2 शब्द निकले और आप पकड़े जाते हैं, आपकी पहचान हो ही जाती है। इसलिए पहचाने तो आप जाओगे, पर अपनी पहचान ही ऐसी बनाओ जिससे कि आपके ऊपर कोई खतरा ना आए। ये जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, पहले तो शादी की जो पार्टियां हुआ करती थी ना, कुछ सीमित पकवान बनते थे, सब लोग लाइन से बैठते थे, सबको सब चीजें परोसी जाती थी, सब लोग सब चीजों का आनंद लेते थे। आजकल की शादियों में बफे सिस्टम में सैकड़ों हजारों आइटम बनते हैं और हम कोई 2-4 आइटमों का लाभ लेते हैं। अब निरंतर विकास करते करते अपना ये संस्थान है ना, वो आज की आधुनिक शादियों का बफे सिस्टम वाला भोजन हो गया है। यहां भांति भांति की बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है, सब कुछ सर्वोत्तम है और सब कुछ ग्रहण करने के लायक है। ये आपकी एपिटाइट, आपकी पाचन शक्ति, आपकी ग्रहण करने की क्षमता पर निर्भर करता है कि आप क्या क्या ग्रहण करते हो। अब आपको अपने आप को ग्रहण करने में सक्षम बनाना होगा। अभी प्राकृत का शिविर हुआ, अवसर तो सबके लिए थे। कुछ लोगों ने अपने लिए सौभाग्य का वर्णन किया और बाकी लोगों ने नहीं किया। हम तो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आपको घोड़ी पर बिठा करके रवाना कर सकते हैं, वर्णन तो आपको ही करना पड़ेगा। और
जो पाने से चूक जाओगे उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मैं आप सबसे सामूहिक जवाब सुनना चाहता हूं। तो आपको चूकने वाला बनना है या उपलब्धियों वाला व्यक्ति बनना है, इसका चुनाव भी आपको ही करना है। संस्कार देने का काम बचपन में कर देने का महत्व यह है कि जो काम बचपन में आप 2 वाक्य बोलकर कर लोगे, अधेड़ अवस्था में, यौवन में आप गला फाड़ फाड़ करके परेशान हो जाओगे। वे 2 लाइनें बच्चों से स्वीकार नहीं करवा पाओगे, क्योंकि उसके दिमाग में पहले कोई कुछ और बिठा चुका है। जो पहले सुनते हैं हम, वो हमें सच्चा लगता है, उसे हम मान लेते हैं। जो दूसरी बात हमारे सामने आती है, उसको हम शक की निगाह से देखते हैं। बचपन में आपको सिर्फ बताना है, सिखाना है, स्वीकार उससे अपने आप हो जाएगा, क्योंकि अभी उसके बारे में, उसके पास में उस बारे में कोई दूसरी धारणा नहीं है। पर अगर आप बाद की अवस्था में जाओगे सिखाने को, तो पहले उसने जो सीख रखा है उससे आपका आमना सामना होगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा वो मिटाने के लिए। तब कहीं जाकर के आप अपनी बात उसे सिखा पाओ या न सिखा पाओ। इसलिए हम अपना काम भी वही करें, अब अपनी इस बचपन की अवस्था में ही अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करें, ताकि हमें सिखाने में किसी और को कठिनाई ना हो, और फिर बाद में बच्चों को सिखाने का मिशन अपने हाथ में लें, ताकि हम कम परिश्रम से अधिक रिजल्ट ले सकें। कभी कभी इस बात का महत्व कम होता है कि आप क्या हैं, इस बात का महत्व ज्यादा होता है कि आप कहां हैं। भारतीय होना अच्छा है या पाकिस्तानी? हम तो यही कहेंगे ना कि भारतीय होना अच्छा है, पर भारत की सीमा में, और खासतौर से जब युद्ध का समय हो, भारत की सीमा में मैं भारतीय हूं यह घोषणा करना सौभाग्य है। और गलती से अगर पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर गए हो, तो यही बात जो आपके लिए गौरव की बात थी और जो आपका सौभाग्य था कि आप भारतीय हैं, अब अगर आप वहां बताओगे कि मैं भारतीय हूं, तो वो आपका दुर्भाग्य होगा। आपका भारतीय होना आपका सौभाग्य नहीं है। भारतीय होने के साथ आप कहां खड़े हैं, ये बात भी इस बात का निर्धारण करती है कि वो आपका सौभाग्य है या दुर्भाग्य। इसलिए अपनी पहचान उचित स्थान पर ही बताइए, जहां क्षेत्र और काल उचित ना हो, वहां अपनी पहचान छिपाए रखने में ही समझदारी है। पहचान में क्या रखा है? माल तो आपके पास लाजवाब है ना। अगर आप आम बेचने निकले हैं, तो हिंदुस्तान वाले को भी आम उतने ही चाहिए और पाकिस्तान वाले को भी आमों की उतनी ही आवश्यकता है। अगर आप आम के विक्रेता बने रहे, तो हिंदुस्तान में भी जीतेंगे और पाकिस्तान में भी जीतेंगे। अगर भारतीय बनने की कोशिश की, तो पाकिस्तान में जाकर थप्पड़ खाएंगे। हम सभी लोग अपने इस समय का अधिक से अधिक सदुपयोग करें और जीवन में अधिक से अधिक अनुभव ग्रहण करें। ऐसी प्रेरणा हमारी ये अनुभव गोष्ठी आज हमें दे रही है, और मैं आशा करता हूं हम इससे यह सबक लेंगे। जय जिनेन्द्र।